पिछले भाग में आपने देखा कि एलेक्स अगले दिन एलिन के साथ स्कूल पहुंचती है और वहां से कुछ जहरीले पदार्थ इकट्ठे करके घर आकर उन्हें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करती है। दूसरे दिन जब एलेक्स स्कूल पहुंचती है तो डैनियल टावर पर उसे पकड़कर जादू से वश में करके उसे टावर से कूद जाने के लिए कहता है। अब आगे एलेक्स डैनियल की आंखों में घूर कर देखते हुए कहती है और हालांकि डैनियल के चेहरे से व्यंग नहीं छूटता, लेकिन फिर भी वह अचंभित प्रतीत होता है। एलेक्स फिर से कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, मैं मरने वाली हूँ और मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, तो क्या हुआ? उसने उसे जोर से दीवार पर धक्का दे दिया और कहा, तो तुम हार गई, स्वीकार करो कि तुम हार गई। वह उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका गला पकड़ लेता है और उंगलियों को इतनी जोर से दबाता है कि उसकी हवा का प्रवाह बंद हो जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ और तुम्हें भुला दिया जाएगा। यह ऐसा होगा मानो तुम्हारा कभी जन्म ही ना हुआ हो। एलेक्स के मन में कोई संदेह नहीं है कि वह यही कहना चाहता है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हाँफते हुए उसने अपनी छोटी जेब से चाकू निकाला और उसके बगल में घोंप दिया, उसकी पसलियों के ठीक बीच में। यदि उसका चाकू लंबा होता तो वह उसके फेफड़ों को छेद देता। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। एलेक्स पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। वह जानती है कि रोज क्या कहेगा। चाकू को ऊंचा धकेलना, एक धमनी के लिए जो उसके सीधे दिल तक जाए। लेकिन अगर वह ऐसा कर सके तो वह परिलोक के पसंदीदा बेटों में से एक की हत्या की जिम्मेदार होगी। वह अपनी सजा का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वह झुक गई और चाकू खींचकर कमरे से बाहर भाग गई। उसने खून से सना चाकू अपनी जेब में डाल लिया। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। जब उसने उसे पीछे मुड़कर देखा तो वह घुटनों पर बैठा हुआ था, खून को बहने से रोकने के लिए अपने कंधे को जोर से दबा रहा था। वह दर्द की ऐसी फुसफुसाहट छोड़ता है जिससे एलेक्स को याद आता है कि उसका चाकू ठंडा लोहा है। ठंडा लोहा परियों को बहुत कष्ट पहुंचाता है, इसलिए वह चाकू निकालकर अधिक प्रसन्न नहीं हो सकी। वह लगभग एलिन की ओर दौड़ती है और एलिन चिल्लाती है, एलेक्स क्या हुआ? वह उसे अन्य छात्रों की ओर खींचते हुए कहती है, चलो। उसकी उंगलियों पर खून है, लेकिन ज़्यादा नहीं। वह इसे अपने अंगरखे पर रगड़ती है। एलिन रोते हुए कहती है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वह खुद से कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एलिन ने उसे छोड़ दिया। यह उसकी जॉब नहीं है कि वह हमेशा उसके साथ रहे, विशेषकर तब जब उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं चाहती। क्या उसका कोई विश्वासघाती हिस्सा है जो इस बात से नाराज़ और दुखी है कि उसने उसे लात मारकर नहीं जगाया और परिणाम भुगतने को मजबूर नहीं किया? ज़रूर, लेकिन शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि डैनियल कितनी दूर तक जाएगा, वह कितनी तेज़ी से वहाँ पहुँचेगा। वे लॉन पार कर रही थीं, तभी लूसीफर उनकी दिशा में मुड़ गया। खून देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने लकड़ी का जो डंडा पकड़ रखा था उसकी ओर कर दिया। लगता है आपने खुद को काट लिया है। एलेक्स को आश्चर्य है कि क्या वह इससे आश्चर्यचकित है कि वह जिंदा है। उसे आश्चर्य है कि क्या वह दोपहर के पूरे समय टावर को देखता रहा और उसके मरने के लिए कूदने के मनोरंजक दृश्य का इंतजार कर रहा था। वह अपने अंगरखे के नीचे से चाकू निकालती है जिस पर लाल रंग का दाग लगा हुआ है और उसे दिखाते हुए मुस्कुराती है, मैं तुम्हें भी काट सकती हूँ। एलिन कहती है, एलेक्स। लूसीफर उसके व्यवहार से स्तब्ध है और उसे होना भी चाहिए। उसका व्यवहार चौंकाने वाला है। लूसीफर एलिन को हाथ दिखाते हुए कहता है, पहले तुम यहाँ से चली जाओ, हम दोनों को बोर करना बंद करो। एलिन एक कदम पीछे हट जाती है। एलेक्स भी आश्चर्यचकित है, क्या यह खेल का हिस्सा है? लूसीफर कहता है, क्या तुम्हारा यह गंदा चाकू और गंदी आदतों का कोई मतलब है? वह उसे ऐसे देख रहा है मानो वह उसे हथियार दिखाकर असभ्य व्यवहार कर रही है, भले ही वह उस गुर्गे के साथ है जिसने उस पर हमला किया था 2 बार। वह उसे ऐसे देख रहा है मानो वह किसी प्रकार का जवाब साझा करने जा रहे हैं, लेकिन एलेक्स को यकीन नहीं है कि क्या कहे। क्या उसे सचमुच इस बात की चिंता नहीं है कि उसने डैनियल के साथ क्या किया होगा? क्या वह संभवतः यह नहीं जानता होगा कि डैनियल ने उस पर हमला किया है? एलिन ने जैक को देखा और उसकी ओर तेजी से मैदान पार करते हुए आगे बढ़ी। फिर एक क्षण के लिए उससे बातचीत करती है और फिर उससे अलग हो जाती है। लूसीफर ने एलिन की बातों पर ध्यान दिया। वह सूंघता है मानो उसकी गंध ही उसे नाराज कर देती है। जैक उनकी ओर बढ़ता है। वह उसे एक लहर देता है। एक पल के लिए वह लगभग सुरक्षित महसूस करती है। वह एलिन की बहुत आभारी है उसे यहाँ भेजने के लिए। वह आने के लिए जैक की बहुत आभारी है। वह लूसीफर से कहती है, आपको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? वह धीरे से मुस्कुराता है, जैसे झील की लहरों के नीचे चांद फिसल रहा हो। अरे नहीं, मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।
कुछ क्षण बाद जैक ने अपना हाथ उसके कंधे पर डाल दिया। वह कहता है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसलिए उनमें से किसी पर भी पीछे की ओर नज़र डाले बिना वह ऐसा ही करती है। वे टेढ़े मेढ़े जंगल से गुजरते हैं। वह रास्ते में अपनी बात ख़त्म करते हुए कहती है, तो संक्षेप में डैनियल ने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने उसे चाकू मार दिया। उसकी लोमड़ी जैसी निगाहें उस पर स्थित हैं। आपने डैनियल को चाकू मार दिया? वह गहरी सांस लेती है और अपना सिर हिलाते हुए कहती है, तो मैं कुछ परेशानी में पड़ सकती हूँ। वह कहता है, डैनियल किसी को यह नहीं बताएगा कि उसे एक नश्वर लड़की ने हरा दिया। तो एलेक्स कहती है, लूसीफर के बारे में क्या? क्या वह निराश नहीं होगा कि उनकी योजना काम नहीं आई? जैक कहता है, मुझे संदेह है कि उसे इसके बारे में पता भी था। और एलेक्स के आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए फिर से कहता है, लूसीफर आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि वह हमारा नेता है, लेकिन इससे भी अधिक यह है कि अलीशा को सत्ता पसंद है, मुझे नाटकीयता और डैनियल को हिंसा पसंद है। लूसीफर हमें तीनों या कम से कम तीनों के लिए बहाने प्रदान कर सकता है। एलेक्स कहती है, नाटकीयता? वह कहता है, मुझे चीज़ें घटित होना, कहानी सामने आना पसंद है। और अगर मुझे कोई कहानी नहीं मिलती तो मैं एक कहानी खुद बना लेता हूँ। वह उस पल हर इंच एक चालबाज दिखता है। वह फिर से कहता है, मुझे पता है कि आपने अलीशा को हमारे बीच क्या था इसके बारे में बात करते हुए सुना है। उसके पास लूसीफर था, लेकिन उसे मेरे लिए छोड़ने से ही उसने उस पर अधिकार हासिल कर लिया। एलेक्स एक पल के लिए उस पर विचार करती है और जब वह ऐसा करती है तो उसे एहसास हुआ कि वे रोज़ के घर के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। वह पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वह मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे घर। वह दूर नहीं है। मुझे लगता है कि आपको मेरा घर पसंद आएगा। एलेक्स हिस्टोरिकल हाउस को छोड़कर कभी भी उनकी किसी संपत्ति में नहीं गई। मानव संसार में वे बच्चे हमेशा पड़ोसियों के आंगन में झूलते, तैरते और कूदते रहते थे, लेकिन यहाँ उच्च राजा के दरबार में अधिकांश बच्चे शाही हैं, जिन्हें राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ प्रभाव हासिल करने के लिए छोटे न्यायालयों में से भेजा जाता है और उनके पास किसी और चीज़ के लिए समय नहीं होता। निसंदेह नश्वर संसार में बैकयार्ड जैसी चीज़ें भी होती हैं। हालांकि उसका अभी कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन वह ऐसे मुस्कुराती है जैसे इससे ज़्यादा उसे कभी कोई खुशी नहीं हो सकती। वह उसे निराश नहीं करना चाहती। वह कहता है, यहाँ बाद में एक पार्टी होगी, तुम्हें रुकना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि यह तुम्हें पसंद आएगा। वह निमंत्रण को सीधे तौर पर अस्वीकार करने से बचने के लिए कहती है, यह मूर्खतापूर्ण लगता है। जैक उस पर दया भरी दृष्टि डालते हुए कहता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारा देर तक बाहर रहना पसंद नहीं है। उसे पता है कि वह उसे बचकाना महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसे यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहिए। लेकिन भले ही उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, फिर भी यह काम करता है। जैक की संपत्ति रोड की तुलना में अधिक मामूली और कम किलेबंद है। पेड़ों के बीच यह काफ़ी अच्छी जगह है। एलेक्स कहती है, वाह, बहुत सुंदर है। यहाँ से वह गुजरी है और दूर से उन मीनारों को देखा है, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि वह किसके घर थे। हालांकि सामने भव्य दरवाज़ों की एक जोड़ी है। वह उसे किनारे पर एक छोटे दरवाजे के पास ले जाता है, जो सीधे रसोई की ओर जाता है। काउंटर पर सेब, किशमिश और नरम पनीर के साथ एक ताज़ा ब्रेड का पैकेट रखा हुआ है, लेकिन उसे ऐसा कोई नौकर नहीं दिख रहा जिसने इसे तैयार किया हो। वह जैक से कहती है, क्या आपका परिवार घर पर है? वह उससे कहता है, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पिता हाई कोर्ट के लिए बहुत जंगली थे। उन्हें मेरी माँ की साजिशों की तुलना में गहरे जंगल कहीं अधिक पसंद थे। वे चले गए और फिर वह मर गईं। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ। एलेक्स कहती है, यह भयानक है। तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? वह हवा में तिरस्कारपूर्ण इशारा करते हुए कहता है, वह महाराज के साथ जुड़ गई। इस न्यायालय में इतना ही काफ़ी है। वहाँ एक बच्चा था, उसका बच्चा, और मेरा मानना है कि कोई नहीं चाहता था कि उस बच्चे का जन्म हो। खूनी मशरूम। हालांकि उसने अपने भाषण की शुरुआत हवादार तरीके से की, लेकिन उसका अंत इस तरह नहीं हुआ। खूनी मशरूम। एलेक्स रानी लीलन के उस पत्र के बारे में सोचती है जो उसे ब्रायन के घर में मिला था। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि पत्र में जैक की मां को जहर देने का जिक्र नहीं हो सकता था, और यह कि ब्रायन का कोई मकसद नहीं था, जब डेविस पहले से ही उच्च राजा का चुना हुआ उत्तराधिकारी था। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह खुद को कैसे समझाने की कोशिश करती है। वह जैक की मां की मौत में अलीशा की मां का हाथ होने की संभावना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। वह कहती है, मुझे यह सब नहीं पूछना चाहिए था।
वह अपना सिर हिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हम त्रासदी के बच्चे हैं। मैं इस तरह से शुरुआत नहीं करना चाहता था। मेरा मतलब मुझे तुम्हें शराब, फल और पनीर देना था। वह उसकी ओर कुछ पल देखकर फिर से कहता है, मैं आपको यह बताना चाहता था कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं। आपकी आंखें बिल्कुल अखरोट के रंग की तरह हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में एक कविता लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कविता लिखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। एलेक्स हंसती है और जैक अपना हृदय ढक लेता है, मानो उसे कोई डंक मार दिया गया हो। वह कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। वह जिज्ञासु होकर पूछती है, वह क्या है? वे घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर और ऊपर और ऊपर। उसे चक्कर आ रहा है। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है और कोई लैंडिंग नहीं है, बस पत्थर और सीढ़ियाँ, और उसके सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा उसका दिल। वह कोशिश करती है कि चढ़ते समय वह लड़खड़ाए या फिसले नहीं। चाहे उसे कितना भी हल्कापन महसूस हो, वह धीमा ना होने का प्रयास करती है। वह डैनियल के बारे में सोचती है, टावर से कूदो। वह उथली सांस लेते हुए चढ़ती रहती है। वह जैक को विस्तृत चांदी की घुंडी घुमाते हुए देख रही है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह झुक जाती है। वह खुद को मजबूत करती है, दीवार को धक्का देती है और उसके पीछे चलती है। वे सबसे ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक बालकनी पर हैं, जो पेड़ की रेखा से ऊंचा है। यहाँ से तारों की रोशनी में राजमहल को भी देख सकती है और साथ ही रोज की संपत्ति और ब्रायन का हिस्टोरिकल हाउस भी देख सकती है। वह समुद्र को देख सकती है जो द्वीप को घेरे हुए हैं, और उससे परे हमेशा मौजूद धुंध के माध्यम से मानव शहरों और कस्बों की चमकदार रोशनी। उसने कभी अपनी दुनिया सीधे उनकी दुनिया से नहीं देखी थी। वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रात में मानव संसार ऐसा दिखता है मानो यह गिरे हुए सितारों से भरा हो। वह उसके स्पर्श में झुक जाती है, चढ़ाई की भयावहता को दूर धकेलती है। वह किनारों के बहुत करीब खड़ा ना होने की कोशिश करती है और पूछती है, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? वह सिर हिलाता है। मैं बच्चा था तब मेरी माँ मुझे ले गई थी। उसने कहा कि हमारी दुनिया आपके बिना स्थिर हो जाएगी। वह समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा है। उसकी माँ की भावना दयालु है, निश्चित रूप से नश्वर संसार के अधिकांश विचारों से अधिक दयालु है। वह स्वयं दयालु रही होंगी। वह उसे अपनी ओर घुमाता है और फिर धीरे से अपने होठ उसके होठ के पास लाता है। वे नरम हैं और उसकी सांसें गर्म हैं। वह अपने शरीर से उतनी ही दूर महसूस करती है जितना दूर शहर की रोशनी। उसका हाथ रेलिंग तक पहुंचता है। जैसे ही उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर घूमता है, वह उसे जोर से पकड़ लेती है। जो हो रहा है उसमें खुद को फंसाने के लिए, खुद को यह समझाने के लिए कि वह यहाँ है और हर चीज़ वास्तविक है। वह वापस खींचता है और कहता है, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। उसे यह जानकर कभी इतनी खुशी नहीं हुई कि वे झूठ नहीं बोल सकते। वह नीचे देखते हुए कहती है, यह अविश्वसनीय है। हर चीज़ इतनी छोटी दिखती है, जैसे किसी रणनीति बोर्ड पर हो। वह धीरे से हंसकर कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम अपने पिता के साथ अभ्यास में बहुत समय बिताती हो। वह कहती है, बस यह जानना पर्याप्त है कि लूसीफर के विरुद्ध मेरी संभावनाएं क्या हैं। डैनियल और अलीशा के विरुद्ध, तुम्हारे खिलाफ। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। लूसीफर मूर्ख है, हम में से बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मुस्कान तिरछी हो जाती है। एलेक्स कहती है, लेकिन शायद यह आपकी योजना का हिस्सा है कि आपने मुझे अपने घर तक लाने के लिए राजी किया। शायद आप अपनी दुष्ट योजना का खुलासा करने वाले हैं और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी इच्छा के आगे झुकाना बहुत कठिन होगा। वह हंसकर फिर से कहती है, आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वह पूछता है, क्या मैं नहीं हूँ? वह उस पर लंबी नज़र डालती है। मुझे नहीं पता, क्या आप मुझे इस बालकनी से कूद जाने का आदेश देंगे? उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। बिल्कुल नहीं। वह कहती है, तो ठीक है, तुम उनके जैसे नहीं हो। वह उसकी छाती के बीच जोर से प्रहार करती है। उसका हाथ अनजाने में लगभग चपटा हो जाता है, जिससे उसकी गर्माहट उसकी हथेली में रिसने लगती है। उसे एहसास नहीं था कि ठंडी हवा में खड़े खड़े वह कितनी ठंडी हो चुकी थी। वह उसकी ओर झुकते हुए कहता है, आप वैसे नहीं हो जैसा उन्होंने कहा था कि आप होंगे। उसने उसे फिर से चूमा। वह उन बातों के बारे में सोचना चाहती है जो उन्होंने कही होंगी, लेकिन अभी नहीं। वह चाहती है कि उसका मुँह उसके मुँह पर हो और बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाए। उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरने में काफ़ी समय लगता है। उसके हाथ उसके बालों में हैं, उसका मुंह उसकी गर्दन पर। उसकी पीठ प्राचीन पत्थर की दीवार से सटी हुई है।
सब कुछ धीमा और सही है और इसका कोई मतलब नहीं है। यह एलेक्स की ज़िंदगी नहीं हो सकती। यहाँ उसके जीवन के जैसा कुछ नहीं लगता। वे लंबी खाली बोझ की मेज़ पर बैठते हैं और पनीर और ब्रेड के साथ हल्के रंग की वाइन पीते हैं, जिसका स्वाद जड़ी बूटियों जैसा होता है। यहाँ सब कुछ बहुत ही उत्साहवर्धक और भयानक है। उसे यकीन नहीं है कि वह चुंबन में बहुत अच्छी है। उसका मुंह अजीब है, वह शर्मीली है। वह उसे अपने करीब खींचना चाहती है और साथ ही उसे दूर धकेलना चाहती है। परियों के पास बहुत कुछ नहीं है जो उसके पास है, जैसे शरीर से पसीने की दुर्गंध, मुंह से दुर्गंध और डर की झलक। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे पकड़ने के लिए कहाँ हाथ रखे और कितनी गहराई से नाखून उसके शरीर में चुभाए। और जबकि वह जानती है कि चुंबन के बाद क्या होता है, वह उसे देखने के लिए पीछे हटता है और बड़बड़ाता है, आज रात यहीं रुको। एक पल के लिए उसका दिल धड़कता है कि वह उसे अपने साथ रुकने के लिए कह रहा है। फिर अगले ही पल उसे याद आता है कि वह पार्टी के लिए कह रहा है और शायद उसके अनदेखे नौकर रात की पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे। जल्द ही डैनियल, उसका होने वाला हत्यारा, पार्टी में नाच रहा होगा।